स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठक्रमे अस्माकं पाठः प्रथमानने प्रवर्तते, यत्र इदानीं गुणाभिव्यञ्जिकानां रचनानां वर्जनीयाः के वर्णाः इति विमर्शः जायमानो वर्तते। तत्र सामान्येन वर्णानां वर्जनीयत्वं रचनानां यदस्ति तदेतावता अभ्यधायि पंडितराजेन। अद्यतनपाठे विशेषेण येषां वर्णानां रचनासु वर्जनीयत्वं भवति तन्नाम इमे वर्णाः विशेषतः वर्जनीयाः। एतावता येषां वर्णानां वर्जनीयत्वम् उक्तं तत्तु सामान्येन सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु सामान्येन प्रसरति, परन्तु अद्यतनपाठे यद्वर्जनीयत्वं विषयीक्रियते तद्वर्जनीयत्वं रचनाविशेषे एव प्रसरति। अतः स पाठः अद्य अस्माकं प्रवर्तते। तत्र प्राग्वर्तिनि पाठे अश्रव्यतायाः निर्णयक्रमे एतदपि उक्तं पंडितराजेन यत् शाब्दिकं यत् विधानं भवति तद्विधानमपि कदाचित् अश्रव्यताम् आपादयति काव्ये। यथा केचन सन्धयः सन्ति, तेषां सन्धीनां यदि नैकट्येन बाहुल्येन च प्रयोगो जायते चेत् तादृशप्रयोगेणापि अश्रव्यता काचित् जायते काव्ये। तो तत्र यकारवकारयोर्लोपस्य यथा अस्ति, यदि तादृशलोपविधिः असकृत् काव्ये क्रियते तेन काव्ये अश्रव्यता आयाति। पुनः प्रकृतिभावसन्धिः यः अस्ति तस्यापि असकृत् विधानेन काव्ये अश्रव्यत्वं पदं करोति। तथैव एकं भवति यत्र कविः स्वेच्छया सन्ध्यभावं प्रसारयति, तत्रापि अयम् अश्रव्यता नाम दोषः रचनायाम् आयाति। एतावता अस्माकं पाठः सम्पन्नः। अद्य अस्मिन्नेव विषये एकं तत्त्वम् इतोपि वक्तुमस्ति अवशिष्टं, तमुक्त्वा पुनः सामान्येन वर्जनीयत्वं वर्णानां प्रतिपादयिष्यते। अस्तु, तो आज के पाठ की पंक्ति है एवं रोरुत्वस्य रकारस्य यः उकारादेशः भवति हषिच इत्यनेन तस्य सन्धिकार्यस्य असकृत् विधानेन अश्रव्यता पदं करोति काव्ये। पुनः हलिलोपस्य तन्नाम हलि सर्वेषाम् इति सूत्रेण यकारस्य लोपः भवति। यदि सोऽपि लोपः मुहुः काव्ये कविना विधीयते तेनापि अश्रव्यता आयाति। और कुछ काम ऐसे हैं जो सामान्य अचसंधि में होते हैं, जैसे यण है, यणादेश है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, सवर्ण दीर्घ है जो स्वर वर्णों में, और पूर्व रूपादि जो संधियां हैं अगर उनका आप नैकट्येन बाहुल्येन च प्रयोगं कश्चित् करोति चेत् तेनापि अश्रव्यत्वं महद् आयाति काव्ये। तो दो बातें हैं, एक तो उनका आप पास में प्रयोग करते हैं तो अधिक अश्रव्यता आती है, और बाहुल्य से अगर आप काव्य में उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी संधि हुई, एक तो हर्षिच से जो आप उत्व करते हैं, उसके बाद जो आगे विधान करते हैं ना, फिर गुणादि विधान होता है, उसके बाद हलिलोप हलि सर्वेषां से जो यकार का लोप होता है हल पर में रहने पर, फिर यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूपादि संधि, आदि पद से और भी कोई स्वर संधियों में बचती हो तो उसका आप ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के संधि कार्य अगर आप काव्य में निकटता से प्रयोग करते हैं, माने एक ही पद में आपने 2-3 बार प्रयोग कर दिया,
या एक पद के बाद द्वितीय पद में उसी संधि का प्रयोग कर दिया तो क्या, और बाहुल्य से अगर आप प्रयोग करते हो तो क्या होता है, वो अश्रव्यता का हेतु होता है। ठीक है, नैकट्येन बाहुल्यम अश्रव्यता हेतु, बाहुल्यम अश्रव्यता हेतु, उनकी जो बहुलता है, अधिकता है काव्य में, वो क्या होती है, अश्रव्यता को उत्पन्न करती है। ये तो एतावता सामान्येन वर्जनीयत्वम् अस्ति। ठीक है, एवं इमे सर्वेपि अश्रव्य भेदाः काव्य सामान्ये वर्जनीयाः। ठीक है, अभी तक हमने आपको जो वर्णों की वर्जनीयता बताई वह सामान्य रूप से होती है सभी प्रकार की रचनाओं में। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि माधुर्यादि व्यंजिका रचना है तो उसमें इस प्रकार के वर्णों का प्रयोग हम कर सकते हैं, या सभी प्रकार की रचनाओं में समान रूप से अभी तक आपको जो हमने बताया ऐसे प्रयोग नहीं करने चाहिए। अब ये जो संधि वाला है ये प्रयोग आप चाहे माधुर्यादि व्यंजक रचना में कीजिए, चाहे ओजो व्यंजक रचना में कीजिए, अथवा प्रसादादि व्यंजिका रचना में कीजिए, सब में सामान्य ये क्या करेगा, अश्रव्यता का आपादन करेगा। तो इसीलिए अब तक हमने जो अश्रव्यता के भेद बताए वे सभी काव्य सामान्य वर्जनीय, उन सभी का काव्य सामान्य में निषेध करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इत्थम काव्य सामान्ये वर्जनीयत्वं प्रतिपाद्य विशेषे वर्जनीयतां प्रतिपादयितुम् इतः उपक्रमते ग्रंथकारः। पश्यन्तु, अथ विशेषतो वर्जनीयाः। अब यहाँ से हम जो अश्रव्यता के भेद बताएंगे वे विशेष रूप से वर्जनीय होते हैं, अर्थात गुण विशेष की रचना में ही उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर उनका प्रयोग आप दूसरे गुण की रचना में करते हैं तो वही उसके अनुकूल हो जाते हैं वर्ण कदाचित, है ना। तो अब उस प्रकार से बताएंगे। अथ विशेषतो वर्जनीयाः यथा तत्र मधुररसेषु ये विशेषतो वर्जनीया अनुपदम वक्ष्यन्ते। अभी हम आपको तुरंत बताने वाले हैं, इस ग्रंथांश के तुरंत बाद में हम एक ग्रंथ का उपन्यास करने वाले हैं, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये वर्ण जो हैं वे मधुर रसों में वर्जनीय हैं। तो मधुर रस माने माधुर्य जिन रसों में रहता है उनको मधुर रस कहेंगे। तो उसमें आप जानते हैं ये श्रृंगार के दोनों भेद, संभोग और विप्रलंभ, करुणा और शांत, ये चार रस जो हैं वे मुख्य रूप से मधुर रस कहे जाते हैं। इन रसों में जो वर्जनीय हैं वे आपको तुरंत बाद में ही, अनुपदम एव माने साक्षात, अस्य ग्रंथांशस्य परम एव तेषाम उपन्यासः विधित्सितः अस्ति पंडितराजस्य। तो वक्ष्यन्ते, लेकिन त एव वर्जनीयाः वर्णाः ओजस्विषु रसेषु अनुकूलाः। ठीक है, हम आपको जो बताने वाले हैं ना अभी कि इन वर्णों का, ये वर्ण वर्जनीय हैं कहाँ पर, मधुर रसों में, माने जहाँ पर आप श्रृंगार का विस्तार कर रहे हैं किसी भेद का, अथवा करुण का विस्तार कर रहे हैं, अथवा शांत का विस्तार कर रहे हैं, वहाँ पर आप इन वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन ओजस्वी जो रस हैं, तो ओजस्वी रस माने वीर, रौद्र, भयानक इत्यादि। ठीक है, इनमें यही वर्ण क्या हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं तटस्थ हैं, अनुकूल हो जाएंगे। अगर आप इन वर्णों का जो मधुर रसों में जो वर्जनीय वर्ण हैं, इन वर्णों का आप प्रयोग यदि ओजस्वी रसों के स्थल में करते हैं तो उन रसों की प्रकृष्ट व्यक्ति होगी, है ना, उन रसों का प्रगाढ़ पाक संपन्न होगा। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर ये अनुकूल हो जाते हैं। तो देखिए, विशेष वर्जनीय कौन होता है, जो कहीं पर दोष बन रहा है लेकिन वही पदार्थ स्थल विशेष में गुण बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, विशेष रूप से वर्जनीय है। यानी केवल इनकी जो वर्जनीयता है, इनको निषेध करना है वो केवल मधुर रसों के स्थल में ही करना है, ओजस्वी रसों में नहीं करना। ठीक है, ये च अनुकूलतया उक्ता। और देखिए, मधुर रस में अभी तो हमने अनुकूलतया तो बता ही दिए हैं, है ना। इसीलिए देखो, एक जगह प्रयोग कर रहे हैं लिट लकार का और एक जगह भूतार्थक त प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं पंडितराज। उक्ताः वक्ष्यन्ते, है ना। तो ये जानते हैं कि अभी इन्होंने वर्जनीय वर्णों को नहीं बताया है विशेष रूप से, सामान्य रूप से तो बता दिया, लेकिन माधुर्य में कौन वर्ण वर्जनीय है ऐसा इन्होंने नहीं बताया है।
तो इसीलिए उनके लिए प्रयोग किया कि ते अनुपदम वक्ष्यन्ते। लेकिन ये तो आपको बता चुके हैं ना कि माधुर्यादि व्यंजक रचना में किस प्रकार के वर्ण होने चाहिए, ओजो व्यंजक रचना में किस प्रकार के वर्ण होने चाहिए, तो वो तो बता चुके हैं। तो इसीलिए उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं भूतार्थक जो त प्रत्यय होता है, निष्ठा है ना। तो ये च अनुकूलतया उक्ताः, कस्य अनुकूलतया, तो मधुर रसानुकूलतया ये वर्णाः उक्ताः, अर्थात माधुर्यादिव्यंजिकायां रचनायां ये वर्णा विधेयतया उक्ताः, ते वर्णाः ओजस्वी रसेषु प्रतिकूलाः भवन्ति। वही वर्ण क्या हो जाते हैं, ओजस्वी रसों में प्रतिकूल हो जाते हैं। अब उनका प्रयोग ओजस्वी रसों में नहीं कर सकते। इति सामान्यतो निर्णयः, यह एक सामान्य इस प्रकार का निर्णय है, सामान्य नियम है ये, ठीक है। तो अब बताते हैं कि माधुर्य गुण की व्यंजक जो रचना होती है उसमें कौन से वर्ण जो वर्जनीय होते हैं, क्योंकि अभी प्रतिज्ञा की ना इन्होंने अनुपदमेव वक्ष्यन्ते। तो अब तुरंत बता रहे हैं कि किन किन वर्णों का आपको मधुर रसों के स्थल में प्रयोग नहीं करना चाहिए। पश्यन्तु, मधुर रसेषु दीर्घ समासम झय घटित संयोग पर ह्रस्वस्य विसर्जनीयादेश सकार जिह्वामूलीयोपद्मानीयानां टवर्गझयां रेफ हकारान्यतर घटित संयोगस्य हलां लमन भिन्नानां स्वात्मना संयोगस्य और जयद्वय घटित संयोगस्य च असकृत प्रयोगम नैकट्येन वर्जयेत्। कविः मधुर रसेषु एतेषां वर्णानां नैकट्येन प्रयोगम असकृत वर्जयेत्। एक बार कर सकता है लेकिन बार बार नहीं, मत करना, है ना। ना ना, असकृत नाम बार बार नहीं करना चाहिए, है ना। सकृत माने एक बार, ठीक है। कदाचित अयम भ्रमः सहजो भवति सकृत असकृत पदयोः। अस्तु, असकृत प्रयोगम नैकट्येन वर्जयेत्, ठीक है। बार बार जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए, एक बार आप इनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो किस किस का प्रयोग नहीं करना चाहिए नैकट्येन, तो बोल रहे हैं दीर्घ समासम, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दीर्घ समास का वर्जन करना है रचना में, दीर्घ समास का प्रयोग नहीं कर सकते आप। और झय घटित संयोग पर ह्रस्वस्य, संयोग पर ह्रस्व वर्ण का वर्जन करना है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन वो संयोग कैसा होना चाहिए, तो संयोग में विशेषण देते हैं झय घटित संयोग, है ना। झय वर्ण से निर्मित जो संयोग है, माने झय प्रत्याहार के जो वर्ण है ना, उनसे निष्पन्न जो संयोग है, ऐसे संयोग है पर में जिसके ऐसे ह्रस्व वर्ण का प्रयोग मत कीजिए। अर्थात माने आपको अगर झय वर्ण का प्रयोग करना भी है तो उससे पहले का जो वर्ण है उसको गुरु बनाइए। वैसे गुरु बनाने में भी कोई उसका लाभ है नहीं, क्योंकि तब भी वो क्या होगा, दीर्घ होने से उसकी शब्दता हो जाएगी। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि झय घटित संयोग आप नहीं प्रयोग कर सकते मधुर रस की रचना में, ठीक है। और विसर्जनीय देश सकार जिह्वामूलीय उपद्मानीयानाम, है ना, असकृत नैकट्येन च प्रयोगम वर्जयेत्। 3 का इसमें ग्रहण किया गया, द्वंद्व समास है। विसर्जनीयादेश सकारः सकारश्च जिह्वामूलीयश्च उपद्मानीयश्च, विसर्जनीयादेश सकार जिह्वामूलीयोपद्मानीयानाम, ठीक है। तो एक ये विसर्ग संधि का विशेष रूप से निर्वचन कर रहे हैं यहाँ पर। तो विसर्ग की गति क्या होती है, विसर्जनीय से सहसूत्र से विसर्ग को सकार आदेश हो जाता है, ठीक है। अगर सकार आदि ही पर में है तो वो एक तो वो सकार नहीं होना चाहिए, अर्थात विसर्ग से जो सकार बना है ऐसा सकार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है।
सब में लेकिन ये जरूर लगाना नैकट्येन असकृत प्रयोगम वर्जयेत, ठीक है। एक बार कर सकते हो लेकिन उसमें भी निकटता से बार बार नहीं कर सकते। और जिह्वामूलीय, ठीक है। जिह्वामूलीय क्या है? विसर्ग की ही संज्ञा है। जब विसर्ग ककार और खकार से पूर्व में होता है तो अर्ध विसर्ग उसका स्वरूप बन जाता है, ठीक है। तो जो अर्ध विसर्ग सदृश होता है उसको जिह्वामूलीय बोलते हैं। उसका उच्चारण भी उसी प्रकार से होता है ना। रामक करोति, इस प्रकार से, ठीक है। तो जिह्वामूलीय का भी प्रयोग बार बार और निकटता से नहीं करना चाहिए मधुर रस की रचना में। और उपदमानीय, ये भी विसर्ग की ही गति है। जब विसर्ग से उत्तर में, अव्यवहितोत्तर में पकार या फकार का प्रयोग होता है तो उस विसर्ग की संज्ञा होती है वहाँ पर उपदमानीय, और उसका उच्चारण भी भिन्न प्रकार से होता है। माने जैसे हवा निकलती है ना मुँह से, धमा, ऐसे उसका प्रयोग होता है। जैसे जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ठीक है। रामः पितरम प्रणमति, इस प्रकार से, है ना। रामः फलम पश्यति, इस प्रकार से। तो जो उपदमानीय हैं इनका भी नैकट्येन प्रयोग नहीं होना चाहिए, असकृत, ठीक है। टवर्ग झयाम, टवर्ग का और झय वर्णों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना, नैकट्येन और बाहुल्येन। और रेफ हकारान्यतर घटित संयोगस्य प्रयोगम अपि वर्जयेत, लेकिन कथम? नैकट्येन असकृत प्रयोगम वर्जयेत। एक प्रकार का संयोग और छोड़ना चाहिए, जो संयोग रेफ अथवा हकार से बना हो, ठीक है। ऐसे संयोग को भी छोड़ना चाहिए, ठीक है। जैसे एक शब्द है जिह्म, है ना, उसका अर्थ होता है वक्र, जिह्म। तो ये रेफ घटित, हकार घटित संयोग है, तो इसका त्याग करना चाहिए मधुर रस की रचना में, ठीक है। अरह, ये रकार रेफ घटित संयोग है तो इसका भी त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार के संयोग को भी छोड़ना चाहिए मधुर रस की रचना में। और हलाम, हलों का वर्जन करना चाहिए। हलाम माने हलों का वर्जन नहीं, फिर आप प्रयोग किसका करोगे? हलाम संयोगस्य वर्जनम प्रयोगम वर्जयेत। हलों का संयोग जो है ना, अपने साथ जो संयोग है हलों का, उसका वर्जन करना चाहिए। माने दो हलों का एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 3 हल वर्णों को छोड़ सकते हैं उसमें आप, लकार, मकार, नकार। इन 3 वर्णों को छोड़ करके जो हल वर्ण हैं, व्यंजन वर्ण हैं, उनका अपने साथ जो संयोग है, माने एक ही वर्ण का जो अपने से संयोग होता है ना, जैसे, है ना, पित्त, तो यहाँ पर तकार द्वय संयोग है। तो इस प्रकार का जो आत्मना संयोग होता है हल वर्णों का, उस संयोग का भी वर्जन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हल वर्णों में 3 वर्णों को छोड़ सकते हो, उनका जो आत्मना संयोग है, आत्म संयोग है, वो सह्य है। वो कौन कौन है? लकारः, मकारः, नकारः। एतेषां त्रयाणाम् आत्मना विधीयमान संयोगः सह्यः अस्ति माधुर्या व्यंजिकायां रचनायाम् अस्तु। और झयद्वय घटित संयोगस्य, झयद्वय घटित जो संयोग है उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से इतने वर्जनीय वर्ण हैं विशेष रूप से जो मधुर रस की रचना में कवि को जिनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अभी इनका एक एक करके सबको उदाहरण देंगे तो आपकी समझ में और स्पष्टता से आएगा ये, ठीक है। इतने जो वर्ण हैं वो सामान्य उनका विशेष रूप से उनका प्रयोग मधुर रस के स्थल में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गई असकृत प्रयोग की वर्जन की बात। कुछ ऐसे भी वर्ण होते हैं मधुर रस के स्थल में जिनका एक बार भी प्रयोग नहीं कर सकते आप। सकृदपि प्रयोगम वर्जयेत, उनका एक बार भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कौन कौन है भाई? तो सवर्ण झयद्वय घटित संयोगस्य। असकृत प्रयोग का वर्जन की जब बात थी तो केवल इतना बोला था कि जो झयद्वय घटित संयोग है उसका वर्जन करना चाहिए। लेकिन सवर्णी जो झयद्वय घटित वर्ण है, ठीक है, तो आप जानते हैं तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इत्येकम शासनमस्ति पाणिनीयम, तेन द्वयोः वर्णयोः येषाम् उच्चारणस्थानं प्रयत्नश्च समानः अस्ति तयोः वर्णयोः सवर्णसंज्ञा भवति। तौ मिथः
सवर्णी उच्यते, उन दोनों को आपस में सवर्णी कहते हैं, है ना, कि ये इसका सवर्णी है, ये इसका सवर्णी है, ऐसा, जिनके प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सवर्ण जय द्वय का संयोग कहीं पर मिल गया तो उसका एक बार भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जयद्वय घटित संयोग का आप एक बार प्रयोग कर सकते हो कदाचित, लेकिन सवर्ण जयद्वय घटित वर्ण का प्रयोग, संयोग का प्रयोग आप एक बार भी नहीं कर सकते। और शर्भिन्न महाप्राण घटित संयोगस्य, तीन जो सकार है ना, श श स इत्यादि, उन सर से भिन्न जो महाप्राण वर्ण, क्योंकि ये भी तीनों जो सकार है ना, ये भी महाप्राण हैं, लेकिन इन तीनों महाप्राणों को छोड़ करके जो महाप्राण वर्ण हैं, यानी वर्गों के द्वितीय और चतुर्थाक्षर जो हैं, उन महाप्राणों से घटित संयोग का एक बार भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से संक्षेप करते हैं कि मधुर रस के स्थल में जो रचना होगी, गुण विव्यंजिका रचना, उस रचना में इन वर्णों का वर्जन, निषेध आपको करना है, उनका प्रयोग नहीं करना। उसमें भी दो प्रकार से निषेध है। कुछ निषेध ऐसे हैं जो आपको बार बार जिनका करने पर ही उनका निषेध माना जाएगा, उनका प्रयोग ही वर्जनीय माना जाएगा। एक बार उनका प्रयोग होता है तो वर्जनीयता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका सकृत प्रयोग भी, एक बार प्रयोग करना भी निषेध्य है, वर्जनीय है। ठीक है, इतः यावन्ति वर्जनीयानि प्रतिपादितानि मधुररसस्थले तेषां क्रमेण उदाहरणं किञ्चित् प्रस्तौति पंडितराजः। लोलालकाबलिवलन्नयनारविन्द लीलावशं वदितलोकविलोचनायाः सायाः निप्रणयिनो भवनं व्रजन्त्याश्चेतो न कस्य हरते गतिरङ्गनायाः। अत्र काचित् रमणी सूर्ये अस्तंगते स्वनायकम् उपगच्छन्त्याः कस्याश्चित् रमण्याः इदं वर्णनम् अस्ति, है ना। कोई नायिका अपने पति से मिलने के लिए शाम को जा रही है, तो उसको देख करके कोई नायक है दूसरा जो बोलता है कि अस्याः अंगनायाः, अस्याः नायिकायाः गतिः कस्य मनः न हरते, किसके मन का हरण नहीं करती, अर्थात सर्वस्यापि लोकस्य मनः अस्याः गतिः हरते, इसकी जो गति है, इसका जो गमन है, वो पूरे लोक का क्या करता है, चित्त का हरण कर लेता है। तो कैसी है ये अंगना, तो उस अंगना का विशेषण देते हैं। दो षष्ट्यंत जो पद हैं वो उस अंगना का विशेषण है। ठीक है, पहला पद तो पूरा पूर्वार्ध जो है पद्य का, वो पहला विशेषण है नायिका का। तो कैसी है नायिका, लोलालकावली वलन नयनारविंद लीलावशम वदित लोक विलोचनाया। ठीक है, देखिए समास, लोलालकावली है ना, अलकानाम आवली ही अलकावली ही। ठीक है, पहले तो केशों की जो पंक्ति है, केश पंक्ति वो, और वो कैसी है, तो कर्मधारय करेंगे। लोला चासौ अलकावली, लोलालकावली, क्योंकि नायिकायाः महत्या गत्या अलकाः गतिमन्तः जायन्ते, है ना, गतिम कुर्वन्ति चंचलाः जायन्ते। तो जब नायिका चलेगी तो ऐसा थोड़ी नहीं बाल स्थिर रहेंगे, उसके बाल भी हिलेंगे। तो इसीलिए अलकावली जो है उसकी वो कैसी हो गई है, लोला माने चंचला हो गई है। तो लोलालकावली। ठीक है, और क्या है, वलन नयनारविंद लीला। तो लोलालकावली वलेह लीला, सीधा षष्ठी समास करेंगे यहाँ पर। और किसकी लीला है, पुनः वलन नयनारविंदयोः या लीला अस्ति। ठीक है, अपने चंचल केशों की लीला से और अपने नयन कमल जो हैं उनकी लीला से, दोनों की लीला से, तो दोनों का षष्ठी समास करेंगे लीला के साथ। ठीक है, लोलालकावलेह या लीला अस्ति, पुनः वलन नयनारविंदयोः या लीला अस्ति। तो वलन नयनारविंद में भी समास देखिए,
वलतोः, है ना, चंचलयोः, है ना, संचलतोः, नयनारविंदयोः, है, नयने एव अरविंदे नयनारविंदे तयोः नयनारविंदयोः। तो वलतोः नयनारविंदयोः माने चंचल जो नयनारविंद है, ठीक है। तो कदाचित कश्चित गुरुजनः मां न पश्येत् इति शंकया अस्याः उपनायकं गच्छन्त्याः नायिकायाः नयने वलती जायते, है ना, चंचल हो रहे हैं इसके जो नेत्र हैं, ठीक है। तो तयोश्च लीलया, तो उन दोनों की लीला से, एक तो अपने केशों की लीला से और अपने नेत्रों की लीला से, वसंवदितानि लोकविलोचनानि यया सा, ठीक है, लोकस्य विलोचनानि लोकविलोचनानि। तो जैसे ये जाती है ना अपने पति के पास, तो इसको सब जो पुरुष है नायक वो देखते हैं एकदम। तो क्या करते, ऐसे बोल रहे हैं कि इसने सबके जो नेत्र है ना, विलोचन पूरे लोक के, उनको वशीकृत कर लिया है, अपने अधीन बना लिया है। तो वसंवदितानि स्वाधीनीकृतानि लोकविलोचनानि यया सा तस्याः, ठीक है। तो वो कौन है? लोलालकावलिवलन नयनारविंद लीला वसंवदित लोक विलोचना अंगना, अर्थात जिसने अपने केश विलासों से और अपने नेत्र विलासों की जो लीला है उससे समस्त लोक के नेत्रों को वशीकृत कर लिया है। ऐसी नायिका की गति क्या कर रही है? सबके मन का हरण कर रही है। कब हरण कर रही है? तो सायाहनी, शाम के समय, है ना। सायाहनी थी अहन शब्दस्य सप्तम्याः एकवचनस्य रूपम सायाहनी, सायंकाल में। प्रणयिनः भवनं व्रजन्त्याः, जब वो अपने प्रणयी माने नायक के भवन को जा रही, उसके घर जा रही थी उससे मिलने के लिए, तदा तस्याः व्रजन्त्याः माने गच्छन्त्याः अंगनायाः गतिः कस्य चेतो न हरते, किसके चित्त को हरण नहीं कर रही है। तो अगर और कहीं जाती तो कदाचित गति में मांद्य होता अथवा अनुत्साह होता, लेकिन यतोहि प्रणयिनः भवनं व्रजति अतः उत्साहः अपि अस्ति, स उत्साहः गतिम इतोपि मनोहरां विधत्ते और मनोहारिणीं विधत्ते, ठीक है। वो जो उत्साह है उपनायक से अपने पति से मिलने का, वह गति को और मनोहर बना रहा है, ठीक है। तो खैर ये तो अर्थ हो गया। वस्तुतः अत्र अस्माकं विवेचनीयं किमस्ति तदस्ति यत् अत्र श्रृंगारस्य अयं वृत्तान्तः अस्ति, ठीक है। संभोग श्रृंगार विप्रलम्ब श्रृंगार एव, है ना। यतोहि नायकान्तरं गच्छन्तीं रमणीं दृष्ट्वा कश्चित् तटस्थः तु नास्ति, परन्तु तदपेक्षया तो तटस्थ एव नायिका अपेक्षया सह जनः एवं ब्रूते। अपना नायक होता तो ऐसा नहीं बोलता, अपने नायक के पास तो जा रही है नायिका, तो विप्रलम्ब का ये कहा जाएगा पद्य, है ना। तो ऐसे विप्रलम्ब श्रृंगार जो है वो क्या है? मधुर रस है, ठीक है। तो उसमें माधुर्य गुण रहता है, तो उसके प्रतिकूल है यहाँ पर क्या? दीर्घ समास रचना है। तो देखिए आप, पूर्वार्ध जो है पद्य का, प्रथम और द्वितीय चरण, उसमें इतना बड़ा समास किया गया है कि एक ही पद बना दिया उसको, जबकि उसमें कितने पद हैं? लोल, अलका, है ना, आवली, वलन, नयन, अरविंद, लीला, वशंवदित, लोक विलोचन। तो एतानि बहूनि पदान्यादाय एकं पदमत्र निर्मितं कविना, नाम महान् अत्र समासः अस्ति, तेन अत्र तस्य दीर्घसमासस्य मधुररस प्रातिकूल्यमत्र भवति, ठीक है। वह जो दीर्घ समास है वो यहाँ पर प्रकृत जो विप्रलम्भ श्रृंगार रस है उसके प्रतिकूल होने से यहाँ पर उस रस की जो प्रतीति है वो क्या होती है? कुछ वंध्य होती है, ठीक है। अब उदाहरण देते हैं। जय घटित संयोग पर ह्रस्वानां प्राचुर्यम नैकट्येन यथा। बोला था ना कि जय घटित जो
संयोग है, संयोग पर ह्रस्व वर्ण है, उनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और कैसे नहीं करना, एक बार तो कर सकते हो लेकिन नैकट्येन प्राचुर्येण नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो कवि है उन्होंने क्या कर दिया है, जया घटित संयोग पर ह्रस्व वर्णों का नैकट्येन प्राचुर्येण प्रयोग कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या हो गया, माधुर्याभिव्यंजकत्व इस रचना में नहीं आएगा। तो क्या है, हीरस्फुरद्रदन शुभ्रिमशोभिकिंच सांद्रामृतं वदनमेण विलोचनायाः वेधा विधाय पुनरुक्तमिबिन्दुबिम्बं दूरीकरोति न कथं विदुषां वरेण्यः। विदुषां पंडितानां वरेण्यः श्रेष्ठः श्रेयान् यह अस्ति वेधा, है ना, वेधस प्रातिपदिक है, उससे प्रथमा के एक वचन में बनता है वेधा अर्थात ब्रह्मा विधाता। सह एण विलोचनायाः वदनं विधाय एनम् एतद् इंदुबिंबम कथम न दूरी करोति। जबकि इतना विद्वानों में श्रेष्ठ है ब्रह्मा, तो जैसे विद्वान लोग क्या करते हैं, पुनरुक्ति करने से बचते हैं, ठीक है। उक्तस्य अर्थस्य पुनः निर्वचनम दोषाय कल्पते। हाँ, आपने जो अर्थ पहले कह दिया है उस अर्थ को पुनर्वचन करना दोष माना जाता है ना। विद्वान लोग ऐसा दोष नहीं करते। तो ये तो ब्रह्मा तो क्या है, विद्वान ही नहीं है, विद्वानों में भी अग्रगण्य है, विद्वानों में भी श्रेष्ठ हैं। तो फिर क्यों पुनरुक्त के समान जो निरर्थक है ऐसे चंद्रबिंब को, चंद्रमंडल को समाप्त क्यों नहीं करते, क्यों नहीं निकाल फेंकते सृष्टि से। तो बोले भाई चंद्रबिंब पुनरुक्त कैसे हो गया, तो बोले चंद्रबिंब इसलिए पुनरुक्त हो गया है क्योंकि आपने चंद्रबिंब से भी सुंदर इस नायिका के मुख को बना दिया है, ठीक है। तो जब नायिका का मुख बन गया, जब आपके पास मर्सिडीज की गाड़ी मिल गई आपको, तो फिर आप साइकिल पर क्यों जा रहे हैं, है ना। साइकिल को फेंकिए बाहर, है ना। तो वैसा ही है, जब आपने अस्याः सुंदर्याः वदनं यदा व्यधत्त भवान् तदा किमर्थम एनं चंद्रमंडलम एतत् न दूरी करोति। तुम इसको क्यों नहीं निकाल फेंकते सृष्टि से अपनी से, ऐसा कोई बोल रहा है। लेकिन वो कैसे बोल रहा है, तो देखिए, हीरस्फुरद्रदन शुभ्रिमशोभिकिंच, हीरा इव स्फुरन्तश्च ये रदनाः, रदना नाम दंताः, ठीक है। रदन शब्द का अर्थ होता है दंत, ठीक है। तो वो कैसे हैं, मणि के समान चमक रहे हैं। इस नायिका का मुख कैसा है, देखो एकदम दांत जो है वो चमक रहे हैं। तो दांतों की जो चमक है वो भी सौंदर्य का एक लक्षण है, मुख के सौंदर्य का। तो हीरस्फुरद रदन, तो हीर इव हीरवत् मणिवत् स्फुरन्तः रदनाः तेषां स्फुरतां रदनानां शुभ्रिम्णा अर्थात शोभया, शोभत्वेन, है ना। शुभ्रिम, हाँ, मणि के समान जो चमकते हुए दांत हैं, उन दांतों की शोभा से जो शोभा वाला है, जिसकी शोभा है, ऐसा जो मुख है। और कैसा है, सांद्रामृतम, ठीक है। सांद्रम अर्थात निबिडम, अमृतम यत्र, है ना। तो अमृत माने अधरामृत की यह बात कर रहे हैं, व्यंग्य होता है वो। तो इसके बदन पर भी क्या है, अधरामृत है, और वो भी कैसा है, सांद्र है, निबिड है, घन है। तो ऐसा जो इसका मुख है, कस्य मुखम, तो कस्याह मुखम, तो कहते हैं एण विलोचनायाः। एण माने होता है हिरण, है ना। एक विशेष जाति का हिरण होता है, उसको एण बोलते हैं। तो ऐसी जो मृगाक्षी है, एण विलोचना है, ठीक है। एण विलोचने इव विलोचने यस्याः सा एण विलोचना, हिरण की आंखों के समान आंखें हैं जिसकी, ऐसी इस नायिका के वदनम विधाय, वदनम कृत्वा, वदनम निर्माय, जब इसके वदन को बना दिया ब्रह्मा ने, वेधा ने, तो क्यों फिर वो
पुनरुक्तमिव इंदुबिंबम, जैसे पुनरुक्त जो होता है वह हेय होता है, उसी प्रकार से अब हेय बन गया है कौन? चंद्रबिंब, क्योंकि ये चंद्रबिंब से अधिक सुंदर है। ठीक है, चंद्रबिंब में क्या होता है? अमृत होता है, तो ये उससे ज़्यादा इसमें अमृत है, सांद्रामृत है, ये अधरामृत है इसके अंदर। और चंद्रबिंब में क्या होता है? शोभा होती है, ज्योत्सना होती है, तो इसमें उससे ज़्यादा ज्योत्सना है। अच्छा, वहाँ पर ज्योत्सना कैसी होती है? शुभ्रत ज्योत्सना होती है ना, धवल कांति होती है चंद्र में, इसमें उससे ज़्यादा धवल कांति है। कहाँ से आई इसमें? तो बोले इसके पास जो इसमें जो दांत है ना नायिका के मुख में, उनकी कांति से पूरा ये क्या हो रहा है? शुभ्र हो रहा है इसका जो बदन है। ठीक है, तो इसीलिए शुभ्र शोभा भी देखने को मिल रही है, अमृत भी मिल रहा है, तो फिर उससे तुच्छ जो है जिसमें, और इसमें कलंक भी नहीं है। देखो, ये तो समानता है कि चंद्र में भी शुभ्र ज्योत्सना है, मुख में भी शुभ्र ज्योत्सना है, और चंद्र में भी अमृत है, अमृतांशु कहते हैं चंद्र को, और मुख में भी चंद्र अमृत है, अधरामृत है। तो अमृतत्वेन, है ना, अमृतवत्वेन और ज्योत्स्नावत्वेन च समानौ मुखचंद्रौ। ठीक है, समान है, लेकिन एक अधिकता है किसमें? मुख में, कि मुख जो है वो निष्कलंक है और चंद्रमा में तो कलंक है। तो जब आपने इतनी सुंदर वस्तु बना दी तो पहली वाली को समाप्त करो, वो तो पुनरुक्त हो गया। तो पुनरुक्त को रखना गुण नहीं है, दोष है। तो पुनरुक्त के समान जो चंद्रबिंब है उसको ब्रह्मा क्यों नहीं दूर कर देता, क्यों नहीं समाप्त कर देता? और जबकि ब्रह्मा है कैसे? विदुषाम वरेण्य। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा को ये ज्ञान नहीं है कि पुनरुक्तम दोषाय भवति, बिल्कुल है, क्योंकि वो तो विद्वानों में सबसे अग्रगण्य हैं, अग्रेसर हैं। तो विदुषाम अग्रेसरः वेधा किमर्थम न अपाकरोति चंद्रबिंबम पुनरुक्तमिव। ठीक है, यहाँ पर ये सब बोलता है कोई नायक अपनी नायिका के मुख सौंदर्य का वर्णन करते हुए। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो हमको देखनी ये है कि यहाँ पर 3 संयोग ऐसे हो रहे हैं जो जय वर्ण घटित संयोग हैं, और उन वर्णों से पहले जो ह्रस्व है उस ह्रस्व का प्रयोग कर दिया है यहाँ पर कवि ने। ठीक है, जबकि क्या बोला गया था? झय घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण का प्रयोग एक बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए, और वो भी नैकट्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया? एक ही पद में 3 बार जय घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण का प्रयोग कर दिया। देखिए कैसे। तो पहला तो देखिए हीरस्फु, तो फकार क्या है? जय वर्ण है, और उससे घटित संयोग का वर्णन कर दिया। ठीक है, और उससे घटित संयोग है, और उस संयोग से पहले क्या है? रका, र में अह्रस्व है, तो उसका प्रयोग कर दिया। वस्तुतः यहाँ पर संयोग के प्रयोग से बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर ह्रस्व की वर्जनीयता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। संयोग तो विशेषण है वहां पर। ठीक है, उस ह्रस्व वर्ण में वस्तुतः वर्जनीयता कस्य अस्ति? ह्रस्वस्य अस्ति, न तो संयोगस्य। ठीक है, यतो ही संयोगस्तु ह्रस्व वर्णे विशेषणमस्ति, है ना। जय वर्ण घटित संयोग परः यस्य सह ह्रस्व वर्णः तस्य वर्जनीयत्वमस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर अकार ऐसा ह्रस्व वर्ण है जिसके पर में जय घटित संयोग है। उसके बाद उसी पद में देखिए रदन में द्र का प्रयोग कर दिया, तो द वर्ण भी कैसा है? जय वर्ण है, जय प्रत्याहार में आता है, तो जय वर्ण घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण हो गया। स्फुरत में जो र में अ है वो, तो उसका भी प्रयोग कर दिया। नैकट्य ने 2 प्रयोग कर दिया। ठीक है, असकृत हो गया ना। और उतने में भी नहीं रुके, उसके बाद भी क्या कर दिया? शुभ्री में भ का प्रयोग कर दिया, भ के संयोग का प्रयोग कर दिया। जो भ कैसा है? जय वर्ण है, तो जय वर्ण से घटित संयोग का प्रयोग कर दिया, और उससे पहले क्या है? ह्रस्व वर्ण है। ठीक है, श में जो उकार है वो ह्रस्व वर्ण है। तो ऐसे 3 ह्रस्व वर्णों का प्रयोग कर दिया जिनसे अव्यवहितोत्तर जय वर्ण घटित संयोग है। इसीलिए यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये जो रचना है वो माधुर्य गुण को व्यक्त नहीं करेगी। ठीक है, देखिए अत्र ही भृशब्द पर्यंतम श्रृंगारानुगुणम। ठीक है, भृशब्द पर्यंत जो उपन्यास है वो क्या है? श्रृंगार के अननुगुण है, प्रतिकूल है,
अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसमें 3 ऐसे ह्रस्व वर्णों का प्रयोग किया गया है जो झय वर्ण घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण है। ठीक है। शिष्टंतु रमणीयम, लेकिन उसके बाद जो पूरा पद्य है वो तो बहुत रमणीय है श्रृंगार की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो संभोग श्रृंगार का भी पद्य कहा जा सकता है, विप्रलंब का भी पद्य कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्वापर का ज्ञान नहीं है अभी हमको। क्योंकि अगर देखिए रतिकाल में नायिका के सामने होने पर अगर नायक इस प्रकार से उसके मुख का वर्णन करता है तो यही पद्य संभोग श्रृंगार का पद्य होगा। और यदि कहीं देशांतर में रह करके अपनी नायिका के स्मरण काल में ऐसा बोलता है, उसकी याद करते हुए ऐसा बोलता है, तो यही पद्य जो है वो विप्रलंब श्रृंगार का भी कहा जा सकता है। तो इसीलिए पूर्वापर ज्ञानाभावे इदं पद्यं संभोग श्रृंगारस्य उत विप्रलंब श्रृंगारस्य इति निश्चेतुं न शक्यते, परंतु श्रृंगारस्य इदं पद्यमिति निर्विवादं तत्वम्। तो उत्तरार्धे तो हाँ बोलते हैं, लेकिन आपने बोला कि पूरा जो पद्य है अवशिष्ट पद्य पूर्वार्ध प्रथम चरण को छोड़ करके वो तो रमणीय है। तो बोलते हैं लेकिन देखिए तृतीय चरण में पुनरुक्त ऐसा प्रयोग किया गया है, वहां पर भी झय वर्ण घटित संयोग पर ह्रस्व है रकार का, जो रकारोत्तरवर्ती उकार में, तो बोलते हैं वहां पर भी तो झय वर्ण घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण का प्रयोग किया गया है। तो आपने ये कैसे बोल दिया शिष्टंतु रमणीयम? तो कहते हैं नहीं, उत्तरार्ध में यद्यपि ककार तकार रूप झयद्वय संयोग से सत्वेपि, यद्यपि ककार और तकार इन 2 झयद्वय वर्णों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी वहां पर प्राचुर्य नहीं है। ठीक है, ऐसा जो संयोग पर ह्रस्व वर्ण का प्रयोग है उसका अधिकता से प्रयोग नहीं किया गया। प्रथम चरण में तो क्या कर दिया है, एक ही पद में त्रिधा तादृश संयोगस्य ह्रस्वस्य किं भूतस्य झयवर्ण घटित संयोग पर ह्रस्वस्य प्रयोगः त्रिधा विहितः कविना इति कृत्वा तत्र माधुर्याभिव्यञ्जकत्वं नश्यति रचनायाः। परन्तु उत्तरार्धे तु सकृदेव तथा झयद्वय घटित संयोग पर ह्रस्व वर्णस्य प्रयोगः अस्ति इति न तस्य तथा नाशकत्वं रचनायाः माधुर्याभिव्यञ्जकत्वस्य। ठीक है, इसलिए एक बार प्रयोग होने पर कोई समस्या नहीं है, इसीलिए हमने बोला शिष्टंतु रमणीयम। रमणीयम नाम प्रकृत श्रृंगारानुकूलम, शिष्टंतु पद्यम नाम एतद् शुभ्रीपर्यन्तं यः पद्यांशः अस्ति तं विहाय पद्यांशम् अन्यः पद्यांशस्तु सर्वथा श्रृंगारानुकूलः श्रृंगारानुगुणः अस्तु। हाँ, लेकिन बोलते हैं कि अब यहाँ पर एक और हम पाठांतर जो है उसका हम सुझाव दे रहे हैं। अगर ऐसा पाठ कर देते हैं आप पूर्वार्ध में भी, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दोष समाप्त हो जाएगा। तो वो पाठांतर क्या है, यही अर्थ आएगा, लेकिन पाठ भेद कर दीजिए। दम ताम शुकांतमरविंद रमापहारी, ऐसा कि दंताम शुकांतम अरविंद रमापहारी, है ना। दंतों के जो अंशु है माने किरण है, उनसे जो कांत है अर्थात रमणीय है, और जो कैसा है मुख, अरविंद रमापहारी है, कमल श्री को चुराने वाला है, माने कमल की शोभा को अपहरण करने वाला है, और सांद्रामृत है, तो फिर कोई दोष नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब श्लोक क्या बन जाएगा, दंताम शुकांतम अरविंद रमापहारी सांद्रामृतम वदनमेण विलोचनाया। वस्तुतः दोषः कुत्र आसीत्, प्रथमचरणे एव आसीत् एकस्मिन् पदे। तस्य प्रथमचरणस्यैव सकलस्य परिवर्तनं यदि क्रियते चेत् तस्य दोषस्य परिहारः भवति। ठीक है, इत्यादि क्रियते तदा तु सर्वमेव रमणीयम। अगर आप केवल प्रथम चरण में पद्य का जो प्रथम चरण है उसका ही परिवर्तन कर देते हैं तो पूरा ही पद्य क्या हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा। वस्तुतः आपकी जो अर्थ सृष्टि है ना, वो तो बड़ी
अभिराम हैं, लेकिन आपने जो प्रयोग किया वह अर्थ के, आपका जो विवक्षित अर्थ है ना यहाँ पर श्रृंगार रूप अर्थ प्रधानतया जो विवक्षित है, उसकी प्रतीति जो है उस प्रतीति के प्रतिकूल हो जाएंगे। ये जो वर्ण है आपने जो प्रयोग किए हैं ना, वो प्रतिकूल होने से उसकी वैसी ही प्रतीति नहीं हो पाएगी, उस रस का वैसा पाक नहीं हो पाएगा जैसा आपको अभीष्ट है। इसीलिए आप क्या कीजिए, इस पदावली को, प्रथम चरण की जो पदावली है उसका परिवर्तन कर दीजिए, तो पूरा पद्य ही क्या हो जाएगा, रमणीय हो जाएगा। अस्तु, इत्थम अस्यापि दोषस्य परिहारं वदति पंडितराजः। इदानीं विसर्ग प्राचुर्यम, अब आप बताते हैं कि कैसे विसर्ग प्राचुर्यम ना, हाँ तस्यैव विसर्ग प्राचुर्यम यथा। देखो जैसे आपने क्या किया, बताया था ना, विसर्जनीयादेश सकारस्य अपि प्राचुर्येण नैकट्येन च प्रयोगः दोषाय भवति। माने जहाँ पर विसर्ग को सकारादेश हुआ है, ऐसे सकारों का भी नैकट्येन और बाहुल्येन यदि आप प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, वो दोष होगा। ठीक है, मधुर रस के स्थल में तो क्या है, तो देखिए, अत्रापि कश्चिन् नायकः स्वनायिकायाः चित्तवृत्तिः विभावयन्नाह। ठीक है, सानुरागास्सानुकंपाश्चतुराः हरन्ति हृदयं हन्त कान्ताया स्वान्तवृत्तयः। कान्तायाः अंतःकरणवृत्तयः याः सन्ति ताः हृदयं हरन्ति, हन्त। ठीक है, हन्त ये अव्यय है विषाद में। ठीक है, अरे क्या करें, हमारी कांता की जो चित्त वृत्तियाँ हैं, अंतःकरण वृत्तियाँ जो हैं, वो क्या करती हैं, हमारे हृदय को हरण कर लेती हैं। तो हृदय हरण सामर्थ्यम तासाम कुत उपपद्यते, तत्र तासाम अंतःवृत्तीनाम अंतःकरणवृत्तीनाम कानिचन विशेषणानि उपादीयन्ते। उनके कुछ विशेषण बोले जाते हैं जिससे वो हृदय हरण समर्थ बनती हैं चित्तवृत्तियाँ। तो कैसी हैं वो चित्तवृत्तियाँ, तो देखिए पूर्वार्ध जो पद्य का है ना, वो पूरा चित्तवृत्तियों के विशेषण के रूप में ही कहा गया है। ठीक है, तो कैसी हैं, सानुरागाः। ठीक है, अनुरागमयाः सन्ति। पहले तो वो चित्तवृत्तियाँ कैसी हैं, जो नायिका की हैं, अनुराग सहिताः सन्ति। ठीक है, और सानुकंपाः, है ना, अनुकंपया सहिताः सन्ति। ठीक है, बड़ी अनुकंपा करती है, बड़ी दया करती है वो। ठीक है, बड़ा प्रेम करती है इसलिए। और चतुराः, ठीक है, चतुराः नाम आत्म माने आत्मनि रतिमतः जनस्य वशीकरण पटीयस्यः। ठीक है, अब जरा भी कोई अगर उनसे प्रेम करता है, स्त्रियों से, माने उनको लगता है कि हमसे प्रेम करता है, तो उसको अपने वश में करने में समर्थ होती हैं, चतुर होती हैं। इसीलिए उन चित्तवृत्तियों को चतुर भी बोल रहे। ठीक है, चतुराः। और शीलशीतलाः, शीलेन स्वभावेन शीतलाः, अर्थात क्रोधादिरहिताः चित्तवृत्तयः नायिकायाः हृदयं हरन्ति। प्रायः नायिकाएं जो होती हैं वो ऐसा क्रोध नहीं करती। माने तो यहाँ पर तो शीतल इसलिए बोल रहे हैं कि अगर वो क्रोध करती भी हैं तो चित्तवृत्तियाँ, अगर उनमें कुछ औष्ण्य आता भी है तो ऐसा औष्ण्य नहीं आता जैसे नायकों में आता है। ठीक है, वो कृत्रिम मान करती हैं, थोड़ा बहुत समय, थोड़े बहुत काल के लिए क्रोध करती हैं। यदि नायकः मानम अपनेतुं प्रयतते चेत मानम अपनयन्ति नायिकाः। अतः एवं भूताः गुणवत्यः याः चित्तवृत्तयः सन्ति नायिकायाः ताः मम हृदयं हरन्ति, वो मेरे हृदय का हरण कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप जो पूर्वार्ध है ना, उसमें 3 बार क्या किया गया है, विसर्गों को सकारादेश किया गया है। ठीक है, सानुरागा सानुकंपा, चतुराः शीतलाः। ठीक है, तो सानुरागाः, यहाँ पर भी विसर्गों को सकार हुआ। सानुकंपास, यहाँ पर भी सकार हुआ, फिर स्तुत्व होगा, स्तोश्चनाश्चु से वो संधि हुई, तो वो भी सकार यहाँ पर भी हुआ।
और फिर आया चतुरा शील शीतलाः, तो यहाँ पर भी शकार हुआ, ठीक है। ये विकल्प से होता है, ठीक है। सर प्रत्याहार पर में रहने पर वासरी सूत्र है वो विकल्प से करता है, मैंने आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, विसर्गों को विसर्ग भी रह सकती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर कर दी है, तो क्या हो गया, विसर्जनीयादेश जो सकार है उस सकार का यहाँ पर असकृत प्रयोग कर दिया और वो भी नैकट्येन प्रयोग कर दिया, इसीलिए ये भी क्या हो गया, सकार का जो विसर्जनीयादेश सकार का जो नैकट्येन बाहुल्येन प्रयोग है वो क्या करेगा, माधुर्यादि व्यंजकत्व को समाप्त कर देगा इस रचना में, ठीक है। तदेव आचार्यः उपपादयति अत्र शकारद्वय संयोगान्तम अर्थात चतुराशील शीतलाः, तो यहाँ पर जो दो तालव्य शकारों का जो संयोग है उस संयोग तक जो पूर्वार्ध है, पूरा पूर्वार्ध नहीं, उस संयोग तक जो पूर्वार्ध है वो माधुर्य के अननुगुण है, प्रतिकूल है ना, उससे माधुर्य गुण जो है वो अच्छे से व्यक्त नहीं होगा, क्योंकि माधुर्य गुण में विसर्जनीयादेश सकार के प्रयोग का निषेध किया गया है, असकृत यदि उसका प्रयोग किया जाता है तो, और नैकट्येन प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर भी क्या कर दिया, नैकट्येन प्रयोग भी किया ऐसे सकार का जो विसर्ग के आदेश के रूप में हुआ है, और नैकट्य के साथ साथ असकृत प्रयोग भी किया है उसका, ठीक है। तो एवं अत्रापि अस्य पद्यस्य यत् पूर्वार्धमस्ति, कियत् पूर्वार्धं तु उच्यते शकारद्वय संयोग पर्यन्तं यत् पूर्वार्धमस्ति तत् पूर्वार्धं माधुर्य गुणस्य अननुगुणम् अस्ति, तन्नाम प्रतिकूलम् अस्ति। अस्तु, तो इत्थम् अस्यापि उदाहरणम् आचार्यः दर्शयति। जिह्वामूलीयस्यापि उदाहरणम् अद्य वयं पश्यामः। बताया था ना जिह्वामूली का भी अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अत्र कः वृत्तान्तो नाम काचित् विरह विधुरा प्रेयसी नायिका स्व सखीं कथयति स्ववृत्तान्तं, है ना, स्वपीड़ा प्रवाहं निवेदयति। क्या कहती है देखिए, कलित कुशल घात कुलिश घाता केपि खेलन्ति वाता कुशलमिह कथं वा जायतां जीविते मे अयमपि वत गुञ्जन्नालिमा कन्दमौलौ चुलुकयति मदीयां चेतनां चञ्चरीकः। चञ्चरीको नाम भ्रमरः, है ना, मम मधुकरः मम चेतनां चुलुकयति, यथा चुलुकुस्थं सलिलं सततं क्षीयते, अर्थात न्यूनी भवति, वैसे ही मेरी जो चेतना है ना, मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जैसे चुल्लू का जो पानी होता है ना, चुल्लू बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में, तो जैसे चुल्लू में भरा हुआ पानी जो होता है वो धीरे धीरे समाप्त होता है ना, ऐसे ही मेरी जो चेतना है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ऐसा बोल रही है नायिका अपने नायक के विरह में। तो ऐसा क्यों हो रहा है सखी, तो बोलती है देख कौन कर रहा है ऐसा, तो ये चंचली कर रहा है, तो ये मधुकर कर रहा है, ठीक है। कहाँ पर है वो जो भ्रमर है, तो माकंद मौलौ आम्र शिखरे, ठीक है, रसाल शिखरे गुंजन, आम्र के वृक्ष पर बैठा हुआ गुंजायमान जो भ्रमर है वो क्या कर रहा है, ये क्या है, काम का श्रृंगार का उद्दीपन है, ये जो क्रिया है भ्रमर का जो गुंजन है उससे श्रृंगार विरह जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, भ्रमर जो है वो आम के रसाल के शिखर पर बैठा हुआ जो गुंजन कर रहा है, उस गुंजन करने से क्या हो रहा है, मेरी जो चेतना है वो उसको समाप्त कर रहा है, ठीक है। चुलुकयति, कब कर रहा है मेरी चेतना को ऐसा, ये कि जब कलित कुलिश घाता केपि खेलन्ति वाता, देखो कलित कुलिश घाता, ठीक है, कलितः कुलिशस्य घातः अर्थात संपादितः वज्रस्य, कुलिशो नाम वज्रः,
वज्रस्य घातो नाम प्रहारः यैस्ते, मानो अब विरही जन जो होता है ना, उसको जो वायु होते हैं ना, मलयानिल के जो वायु होते हैं वो पीड़ा देते हैं। वैसे तो सामान्य लोगों को सुख देते हैं, लेकिन उसको पीड़ा देते हैं क्योंकि विरह बढ़ता है उसका। ठीक है, तो इमे वाताः पवनाः केपि इमे पवनाः किम भूताः, तो कलित कुलिशघाताः, है ना, कर दिया है वज्र का आघात जिन्होंने, ऐसे जो वायु हैं वो क्या कर रहे हैं, खेलंती क्रीडंती, ये खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो कुशलमेह कथम वा जायताम जीविते में, तो ऐसे में मेरे प्राण का कुशल कैसे हो, मैं जीविते कुशलम कथम वा जायताम, तू बता हे सखी कि जब इतने कठिन वायु पहले से ही आकर के क्रीड़ा कर रहे हैं, यहाँ पर जो वज्र के समान मुझ पर आघात कर रहे हैं, उनका आघात हो रहा है, उनके रहने पर मैं जीविते मैं प्राणे कुशलम कथम जायताम, मेरे प्राण में कैसे कुशल हो सकता है, मैं कैसे प्राण धारण कर सकती हूँ। ठीक है, और उसमें भी समस्या ये है, बत, तो बताई खेदार्थकम अव्ययमस्ति, इससे खेद व्यक्त होता है। उसमें भी समस्या ये है कि ये जो रसाल शिखर पर, यानी आम के पेड़ पर ऊपर एक भ्रमर बैठा है, वो गुंजन कर रहा है, तो ये गुंजन करता हुआ क्या कर रहा है, मेरे प्राणों को, मेरी चेतना को समाप्त कर रहा है। कि माने एक तो पहले ही उद्दीपक था, है ना, विरह को बढ़ाने वाले जो वायु थे वो आ गए थे, और उसमें भी क्या कर रहा है, ये जो भ्रमर है वो गुंजन कर रहा है। ऐसे में मैं अपनी चेतना को कैसे धारण करूं, मेरी चेतना धीरे धीरे जा रही है। अहम शनैः म्रिये एवं अत्र अभिप्रैति सा विरहिणी। तो यहाँ पर जो वार्ता है वो ये है कि आप जानते हैं जिह्वामूलीय वह विसर्ग होता है जो ककार या खकार से पहले प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कलित कुलिशघाता केपी, तो केपी का जो ककार है उससे पहले जो विसर्ग आएंगे वो अर्ध विसर्ग के समान लिखे जाते हैं, पूरे विसर्ग नहीं होते, है ना, आधे विसर्ग जैसे दिखाई देते हैं वो, उसको जिह्वामूलीय बोलते हैं विसर्गों को, उनका उच्चारण भी पृथक होता है। ठीक है, तो एक तो प्रयोग किया उनका कुलिशघाता केपी यहाँ पर, और दूसरा प्रयोग कर दिया चरणांत पादांत में वाता कुशलम। ठीक है, तो यहाँ पर असकृत प्रयोग कर दिया, और वो भी नैकट्येन प्रयोग कर दिया जिह्वामूलीय वर्ण का यहाँ पर, इसीलिए जिह्वामूलीयस्य नैकट्येन प्रयोगेन पुनः प्राचुर्येण प्रयोगेन असकृत प्रयोगेन श्रृंगारस्थले, क्योंकि यहाँ पर विप्रलम्ब श्रृंगार है, मधुर रस है, तो मधुर रस के स्थल में इस प्रकार से जिह्वामूलीय वर्णों का प्राचुर्य से प्रयोग करना जो है वो उसका प्रतिकूल हो जाएगा, उसके अननुगुण हो जाएगा। तो वही कहते हैं अत्र द्वितीय जिह्वामूलीय पर्यंतम अननुगुणम माधुर्यस्य, ये जो द्वितीय जिह्वामूलीय है ना, वाताः कुशलम, यहाँ तक जो पद्य है यह वह माधुर्य का अननुगुण है, माधुर्य के प्रतिकूल है। ठीक है, यदि च, लेकिन यहाँ पर भी अब देखो पाठांतर का निवेदन कर रहे हैं पंडित राज कि यहाँ पर अगर ऐसा कह दिया जाए कथय कथमिवाशा जायताम जीविते में, हे सखी तू ही बता कि मेरे प्राणों की आशा मैं कैसे रखूं, कैसे हो कि जब मलय भुजगवांता वांति वाता कृतांतः, कितना बढ़िया प्रयोग है ना। इस वाले प्रयोग से तो ये जो दूसरा प्रयोग है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में। कथय कथमिवाशा जायताम जीविते में मलय भुजगवांता वांति वाताः कृतांतः। ठीक है, इति विधीयते यदा पद्यस्य पूर्वार्धः एवं विधीयते तदा नायं दोषः, अर्थात जिह्वामूलीय प्रयोगेण मधुर रसस्थले यह दोषः जायते सह दोषः मया निवेदित पाठस्य ग्रहेण न भवति। ठीक है, अस्तु एतावता अद्यतनपाठेन अलम्, पुनः अस्मिन्नेव विषये इतोपि अस्ति विचारविशेषः पण्डितराजस्य, तं वयम् आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः। अस्तु।